नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 16 मई 2022 वर्ष 2022 का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई को पड़ेगा। इस ग्रहण के दौरान कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो ग्रहण के दौरान पहली बार बनेंगे। ग्रहण की घटना धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, जबकि वैज्ञानिक नज़रिए से यह एक खगोलीय घटना मात्र है। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का ही जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन ग्रहण के पश्चात बहुत बड़ा लाभ मिलता है। 30 अप्रैल 2022 को वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है और अब सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद 16 मई को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस साल कुल 4 ग्रहण लगेंगे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लग चुका है जो आंशिक सूर्य ग्रहण था, लेकिन 16 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि ये प्रातः 7:58 पर शुरू होगा और दोपहर 11:25 पर समाप्त होगा। ये चंद्र ग्रहण सोमवार वैशाख पूर्णिमा के दिन लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण दक्षिण पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र, पैसिफिक, हिंद महासागर और भारत के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। ये चंद्र ग्रहण चूंकि पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और सबसे लंबे समय तक प्रभावी होगा, इसलिए वैसे तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 8 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर इस चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 8 भाग्यशाली राशियों के बारे में, और मिथुन राशि उनमें से एक भाग्यशाली राशि है जिसके जीवन की दशा और दिशा इस चंद्र ग्रहण के दौरान बदलने वाली है। कुबेर का खजाना, धन का भंडार इस ग्रहण के दौरान उन्हें प्राप्त होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा, सूतक काल क्या होगा, ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी और किन उपायों से इस चंद्र ग्रहण को अपने लिए शुभ और लाभकारी बना सकते हैं। विशेष चर्चा इस बिंदु पर होगी कि गर्भवती माताओं को ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारे मन, मस्तिष्क, हमारी सोच को प्रभावित करता है। 16 मई का ये चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में लगेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा के गोचर के समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। इसके अलावा बुध की भी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और बुध भी गज केसरी राजयोग बनाएंगे, और इस तरह से 16 मई को 2-2 गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेंगे, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। भले ही चंद्र ग्रहण 16 मई को लगेगा, लेकिन चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से, बुध की दृष्टि पड़ने से, सूर्य की दृष्टि पड़ने से आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे, सोच सकारात्मक होगी और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि गज केसरी राजयोग धन का महायोग होता है। ये चंद्र ग्रहण 16 मई को प्रातः 7:58 पर शुरू होगा और 11:25 पर समाप्त होगा। चूँकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसलिए जहाँ पर भी ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर इसका सूतक काल मान्य होगा और चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल की शुरुआत हो जाएगी।
जो कि ग्रहण की समाप्ति पर ख़त्म होगी। हालांकि भारत में बहुत ज़्यादा ये चंद्रग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा, केवल कुछ हिस्सों में ही ये चंद्रग्रहण दिखाई देगा। इसलिए जहाँ पर चंद्रग्रहण दिखाई पड़ेगा और इसके अलावा विश्व के जिन जिन हिस्सों में ये चंद्रग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर सूतक काल ये मान्य होगा, और जहाँ पर चंद्रग्रहण दिखाई नहीं देगा वहाँ पर सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल के दौरान कोई शुभ कार्य ना करें। सूतक काल के दौरान मंत्रों का जाप करते रहें, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप करें, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। चंद्रग्रहण के दौरान भोजन ना बनाएं, और अगर भोजन पहले आपने बना लिया है तो उसमें तुलसी पत्र डाल करके रख दें। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव कर दें और उसको शुद्ध कर लें। अगर घर में मंदिर है तो सूतक काल के दौरान, ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दें। देवी देवताओं की मूर्तियों का स्पर्श न करें। ग्रहण के दौरान सोना नहीं है, जागते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि नकारात्मक विचारों को मन में ना आने दें। और जब भगवान भोले शंकर की आप उपासना करते रहेंगे, उनके मंत्रों का जाप करते रहेंगे, तो नेगेटिव थॉट्स आपके मन में नहीं आएंगे। ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकलें। अगर किसी आवश्यक कार्य हेतु घर से बाहर निकलना ही है तो आप अपने पास तुलसी के पत्ते लेकर के चलें, और ग्रहण के पश्चात स्नान करके तब भोजन ग्रहण करें। बात करते हैं गर्भवती माताओं के बारे में। तो गर्भवती माताएं ग्रहण के दौरान भोजन ना करें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो वो पदार्थ ग्रहण करें जिनमें पहले से ही तुलसी के पत्ते रखे हुए हैं, और तुलसी के पत्ते सूतक काल से पहले ही तोड़ करके रख लें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आपके गर्भस्थ शिशु पर चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपिन है, इन सब का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ बाल और नाखून भी इस दौरान नहीं काटना है। स्नान, ग्रहण के पश्चात स्नान करें, और स्नान करने के पश्चात ज़रूरतमंद लोगों को दान करें। घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, और ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। अगर अपरिहार्य कारणों से घर से बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते साथ रखें अपने, और तब बाहर निकलें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही खाएं। घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर लें, और ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो स्नान करें, और स्नान करके दान पुण्य ज़रूर करें। इससे बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु, धन धान्य की वृद्धि हेतु चावल, चीनी, सफ़ेद रंग की मिठाई या सफ़ेद वस्त्रों का दान करें गरीबों में। नौकरी में तरक्की चाहते हैं तो तिल या तिल से बने सामान दान करें, इससे नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होंगी। शिव जी के मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, और अगर संतान प्राप्ति के लिए दान करना चाहते हैं तो दूध, खिलौने या वस्त्रों का दान करें। ये सब दान अगर आप करते हैं तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और चंद्र ग्रहण के दौरान आप सावधानी बरतें, देखने से बचें चंद्र ग्रहण को। तो चंद्र ग्रहण के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। अब आइए राशियों के आधार पर विश्लेषण करते हैं चंद्र ग्रहण के प्रभाव के बारे में। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। 16 मई 2022 के ग्रहों का संयोजन देखिए कितना अद्भुत संयोजन है। देवगुरु और शुक्र दोनों ही आपके कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, और शुक्र यहाँ पर मालव्य राजयोग बना रहे हैं। लग्न के स्वामी
आपके बुध हैं जो कि सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, भले ही 12वें भाव में बना रहे हैं, लेकिन 12वें भाव में बुधादित्य राजयोग विदेश में जॉब के प्रबल अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करता है। विदेश में जाकर के आपको जॉब मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है, व्यापार व्यवसाय में आपको सफलता मिल सकती है और विदेश में जाकर के आपकी भाग्योन्नति भी होगी। भाग्य भाव में शनि और मंगल का गोचर है। चंद्रमा का गोचर 6ठे भाव में है, केतु का 5म भाव में और राहु का 11 भाव में। यहाँ पर चंद्रमा 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा के 6ठे भाव में गोचर करने का प्रभाव ये होगा कि आपके मन में थोड़ी बेचैनी रहेगी। चंद्र ग्रहण के दिन आपके मन में थोड़ा बेचैनी रहेगी, मन थोड़ा चिंतित रहेगा, मन थोड़ा अशांत रहेगा, लेकिन उस चिंता को, उस अशांति को दूर करने का उपाय स्वयं सूर्य और बुध ने कर दिया है। सूर्य और बुध का गोचर 12वें भाव में होता है। 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है, मोक्ष का होता है। स्वाभाविक तौर पर जब चंद्र ग्रहण के दिन आप भगवान भोले शंकर की उपासना करेंगे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, धर्म अध्यात्म में आपकी आस्था बढ़ेगी, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी, तो अपने आप आपके मन की जो दुश्चिंता है, आपके मन में जो अनावश्यक सा तनाव है, भय है, वो अपने आप दूर हो जाएगा। और चूंकि बुध की दृष्टि जब पड़ेगी चंद्रमा पर तो गज केसरी राजयोग भी बनता है। भले ही 6ठे भाव में गज केसरी राजयोग थोड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन बुद्धि, विवेक, ज्ञान, इंटेलिजेंस, कौशल के कारक बुध जब आपके मन पर अपना प्रभाव डालेंगे तो अपने आप आपके मन में ज्ञान, बुद्धि, विवेक उत्पन्न होगा। मानसिक अशांति अपने आप दूर हो जाएगी। गज केसरी राजयोग एक तो बुध बना रहे हैं, दूसरे देवगुरु भी बना रहे हैं। बुध की सीधी दृष्टि और देवगुरु की नवम दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ेगी तो गज केसरी राजयोग बनेगा। और गज केसरी राजयोग चंद्र ग्रहण के दिन बन रहा है और चंद्रमा की दृष्टि विदेश पर पड़ रही है, 12वें भाव पर। विदेश से धन लाभ के प्रबल योग हैं। केतु का गोचर शुक्र की राशि में है, जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। और शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको विदेश से अचानक से धन का लाभ होने का प्रबल योग बन रहा है। देखिए, विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा नहीं है। विदेश का मतलब अपने ही देश में, मातृभूमि से थोड़ा दूर, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में नौकरी, व्यापार, रोजगार, किसी भी सिलसिले में अगर आप गए हुए हैं तो आपको वहाँ पर बहुत बड़ा लाभ होगा और आपकी भाग्योन्नति भी होगी। सूर्य विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं तो पिता से दूरी बना देते हैं, लेकिन अगर आप अपने घर में हैं इस समय और आपके पिता आपके साथ हैं तो उनके संबंधों में, उनके साथ संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास कीजिए। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में यही करते हैं, मातृभूमि से दूरी बना देते हैं और पिता से संबंध खराब कर देते हैं। तो जब चंद्र ग्रहण के पश्चात आप अपने पिता से संबंधों को सुधारिए। और चूंकि देवगुरु भी चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं तो गज केसरी राजयोग देवगुरु भी बनाएंगे। और देवगुरु का गोचर 10म भाव में है, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाते हैं। आप कौन सा कार्य करेंगे, किस कार्य को करने से आपको अधिक सफलता मिलेगी, मन की ये दुविधा आपके समाप्त हो जाएगी। अगर आप तक ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए, तो अब आप ये डिसाइड करने में सक्षम होंगे और आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके हित में होगा। कैरियर को बनाने की शुरुआत आप कर सकते हैं। जॉब में हैं तो आप प्रमोशन के लिए प्रत्यावेदन दे सकते हैं, वेतन वृद्धि के लिए, ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं।
चूँकि देवगुरु दशम भाव में हैं, इसलिए अगर आप धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, धार्मिक कर्मकांड से जुड़े हुए हैं, धर्मोपदेशक हैं, धर्म गुरु हैं, या आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, काउंसलर हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई शिक्षण संस्थान आप चलाते हैं, तो ऐसे सभी जातकों को प्रबल धन लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। क्योंकि दो यहाँ पर प्रमुख कारक हैं जो कि धन के कारक हैं। 11वें भाव में राहु का गोचर है। राहु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि लाभ के भाव में गोचर करें तो उनसे ज़्यादा धन कोई दूसरा ग्रह दे ही नहीं सकता, और राहु आपके लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि 2022 की सबसे धनवान राशि जो है वह मिथुन राशि है, और आकस्मिक रूप से धन लाभ होगा, क्योंकि राहु और केतु दोनों आकस्मिकता के कारक होते हैं। तो आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ होगा। और साथ ही साथ केतु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, मंगल पर, शनि पर, भाग्य भाव पर। केतु बुलंदी, ऊंचाई के कारक होते हैं। केतु का अर्थ ही होता है ऊंचाई, तो आपके भाग्य को प्रबल ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको। और चूंकि आपके राशि के स्वामी बुध हैं, जो कि देवगुरु के भी मित्र हैं, शुक्र के भी मित्र हैं, बुध के, सूर्य के भी मित्र हैं, राहु, केतु, चंद्रमा, शनि सभी के मित्र हैं। केवल और केवल बुध की मित्रता मंगल से नहीं है। और मंगल 17 मई को राशि परिवर्तन करके दशम भाव में आ जाएंगे, और यहाँ मंगल दिग्बली होते हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र में और अधिक सफलता दिला देंगे। आपके अंदर कार्य करने की ऊर्जा में वृद्धि करेंगे, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। और एक महत्वपूर्ण गोचर आप समझिए कि चंद्रमा धन भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य हैं, तो सूर्य के प्रभाव से आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। मंगल की दृष्टि पड़ रही है पराक्रम भाव पर। मंगल तो पराक्रम भाव के कारक होते हैं, तो मंगल की दृष्टि पड़ने से आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा का संचार होगा। शनि की दृष्टि पड़ने से आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, और जब कार्य क्षमता बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, कार्य क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उछाल आएगा, तो धन भी प्राप्त होगा और धन का संचय भी होगा। आपका मन, चूंकि चंद्रमा आपका मन है और धन भाव का स्वामी है चंद्रमा, तो आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन को संचय करने की ओर प्रवृत्त होगा। और आपके राशि के स्वामी बुध हैं। बुध शेयर मार्केट के कारक हैं, बुध मार्केटिंग के कारक हैं। तो ऐसे जातकों को जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को बहुत बड़ा धन का लाभ तो होगा ही, प्रचुर मात्रा में धन का संचय भी होगा। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी है, शुक्र यहाँ पर मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, उच्च के हैं, केंद्र के भाव में हैं, मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग क्या होता है? जब शुक्र का गोचर उच्च की राशि या स्वराशि में और केंद्र के भाव में हो तो मालव्य राजयोग बनता है, और शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन का राजयोग होता है, तो प्रचुर मात्रा में धन तो दिलाएंगे ही, साथ ही साथ शुक्र विवाह और संतान के भी कारक हैं। और यहाँ देवगुरु और शुक्र दोनों की युति बन रही है। देवगुरु कन्याओं के लिए, शुक्र पुरुषों के लिए विवाह के कारक हैं, और देवगुरु सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, तो विवाह के भी प्रबल योग बनते हैं। विशेषतः कन्याओं के विवाह का प्रबल योग बन रहा है इस गोचर काल में। और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी सुख भाव पर, और शुक्र सुख, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक होते हैं। और सुख भाव के स्वामी बुध हैं, आपके लग्न भाव के भी स्वामी बुध हैं, बुध शुक्र के मित्र हैं। तो आपके घर में सुख सुविधा के बढ़ाने वाले साधनों में वृद्धि होगी। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सब आपको प्राप्त होगा। 4 व्हीलर आप खरीद सकते हैं, चूँकि शनि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, और शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। और ऐसे में प्रबल योग बनता है इस बात का कि आप कुबेर के भंडार पर जाकर के खड़े होंगे।
धन का भंडार आपके लिए खुल जाएगा, कुबेर का खजाना आपके लिए खुल जाएगा, बहुत बड़ा धन का लाभ होगा। धन का तो लाभ होगा ही होगा, साथ साथ और भी लाभ होंगे। संतान की प्राप्ति हो सकती है, विवाह हो सकता है, आप मकान बनवा सकते हैं, आप फोर व्हीलर खरीद सकते हैं, सुख सुविधा के सभी साधन आप जुटा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि आप चंद्र ग्रहण के दिन अपने मन को शांत रखें, चंद्रमा का उपाय करें, भगवान भोले शंकर की उपासना करें, धर्म कर्म और दान में या आस्था रखें, अपनी यथाशक्ति गरीबों को दान दें, हो सके तो अनाथालय, विधवा आश्रम, वृद्धाश्रम, कुष्ठ आश्रम या अस्पताल में जाकर के अन्न, वस्त्र, फल, मिष्ठान इन सब का दान करें, तो इससे आपको चंद्र ग्रहण का पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो आप ऐसा ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ उपाय भी कीजिएगा। खास करके गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो जो मैंने सावधानियां बताई हैं उसका पालन जरूर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।